बच्चों और बूढ़ी माँ नीलिमा के साथ रहा करते। छोटा भाई अमित अपनी बीवी कविता और छोटे बेटे वंश के साथ रहता। वहीं बड़ा भाई संजय अपनी बीवी अनामिका और छोटे बेटे मोनू और छोटी बेटी चिंकी के साथ रहता। संजय एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर था, वहीं उसका छोटा भाई अमित नौकरी की तलाश कर रहा था, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करता था वो अब बंद हो चुकी थी। घर का सारा खर्चा संजय के कंधों पर आ चुका था, जिसके चलते जेठानी अनामिका अमित, उसकी बीवी कविता और बेटे वंश संग अच्छे से पेश नहीं आती। ए वंश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोनू और चिंकी की टॉफी खाने की? कविता, तुम्हें अपने बेटे को संभालना नहीं आता क्या? लेकिन जेठानी जी। अरे तुम्हें पता भी है वो टॉफी कितने की है? अरे मेरे पति संजय उसे दुबई से लेकर आए हैं, दुबई से, और तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे ने गटक लिया उन टॉफीज को। बेशरम कहीं का। चौली ताई जी, चौली। तभी वहां पर सास नीलिमा आती है। क्या हुआ अनामिका, क्यों इतना तिल मिला रही है? क्यों बेवजह अपने सर के कीड़े दौड़ा रही है? अरे बच्चा है, मन किया तो खा लिया होगा उसने। एक टॉफी ही तो है, भूख लगी होगी उसको। माँ जी, आपको नहीं पता, ये कविता और इसका पति अमित, ये दोनों मिलकर बस ड्रामे कर रहे हैं। 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक अमित को नौकरी नहीं मिली है। बताओ इन्हें क्या है? ये तो संजय के पैसों से अपनी भूख मिटा रहे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हाँ। अरे अरे अनामिका, चुप हो जा भाई, ये तू क्या कह रही है? क्यों चुप रहूं? सच कड़वा होता है। मैंने और मेरे पति ने इनका क्या ठेका ले रखा है जो इन्हें संभाले बैठे हैं? हमारे कंधों पर हमारे बेटे बेटी की भी जिम्मेदारी है। अनामिका कविता, वंश और अमित संग ठीक से बर्ताव नहीं करती। कभी कभी तो जानबूझकर खाना गली के कुत्तों को दे देती ताकि वो तीनों भूखे सोएं। फिर एक दिन, कविता बहू, आज हमें मंदिर में प्रसाद भेजना है। आज मंगलवार है ना, तुम बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हो ना, तो फिर तुम 5 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ बना देना बहू। शाम तक का समय है हमारे पास। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो वंश और अमित जी को देसी घी के बने मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद है, वो भी बना दो, उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ बहू, बना दो, कोई हर्ज नहीं। तभी गुस्से से आग बबूला होकर क्रूर अनामिका वहां आकर बोलती है। कोई हर्ज नहीं मतलब? हैं? माँ जी, मिठाइयाँ सिर्फ मंदिर के लिए बनेंगी। अमित और वंश के लिए मिश्री का एक दाना भी जाया नहीं होगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे तुम लोगों को कुछ लाजवाज है कि नहीं है? अमित ऐसे कब तक अपने बड़े भाई के पैसों पर जिएगा? रोज इंटरव्यूज को जाता है, फिर भी अभी तक नौकरी पक्की नहीं हुई। कमाल है। दरवाजे पर आया हुआ अमित ये सब सुन लेता है और वो गुस्से से अनामिका को बोलता है। बस भाभी बस, और कितना सुनाएंगी आप मेरी बीवी बच्चे को? शर्म तो आपको होनी चाहिए। अगर इतनी ही मिर्ची लग रही है ना, तो उठाओ अपना सामान और चलते बनो यहाँ से। देखिए संजू भैया, भाभी क्या बोल रही हैं? अरे सही तो कह रही हैं अनामिका, बस बहुत संभाल लिया मैंने तुझे, तेरी बीवी और तेरे बेटे को। अब तू अपनी बीवी बेटे को लेकर निकल जा इस घर से। अब हम तुम्हें और नहीं संभाल सकते। तुम लोगों के खाने पीने का खर्च भी नहीं उठा सकते। अगले महीने हमें विदेश घूमने भी जाना है। लेकिन संजू भैया। संजय और अनामिका अमित, कविता और वंश को घर से बाहर निकाल देते हैं। नीलिमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनामिका और संजय उसे ही रोक लेते हैं। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया संजू, अनामिका? अब वो तीनों कहाँ जाएंगे? अरे अमित के पास तो पैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे वो लोग अपना। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। ठंड का मौसम था, बाहर बर्फबारी भी हो रही थी। इस मौसम में ठिठुरते हुए अमित, वंश और कविता सड़क के एक कोने में बैठ जाते हैं और अलाव जलाते हैं। पापा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को ला दो ना पापा। वंश बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? वंश बेटा, वो दरअसल। तुम चिंता मत करो बेटा, पापा अभी आए कुछ खाने को लेकर बेटा।
अमित देर रात को पूरे गांव की गलियों में घूमता है और किसी खाने की दुकान की तलाश करता है जहां से वो वंश के लिए कुछ उधार ले सके। लेकिन इतनी रात हो चुकी होती है कि गांव में कुछ भी खुला नहीं होता। तभी अमित को कूड़ेदान में खाने के फूड पैकेट्स दिखाई देते हैं। ये दोनों फूड पैकेट्स तो अच्छे हैं, फिर भी इन्हें कचरे में फेंक दिया है। अन्न का असली मोल तो सिर्फ एक गरीब भूखा ही समझ सकता है। ये तीसरा फूड पैकेट तो खुला ही फेंक दिया है। इसे मैं खाता हूँ और ये दोनों अच्छे वाले वंश और कविता को देता हूँ। अमित अच्छे वाले फूड पैकेट्स कविता और वंश को देता है और खराब वाला खुद खाता है। ठंड का प्रकोप बढ़ते जाता है। तीनों ही रोजाना यूं ही डर डर कर गांव में भटकने लगते हैं। दिन में अपनी भूख पूरी ना होने के कारण कविता को चक्कर आने लगते हैं। तभी अमित जी मेरा सर बहुत भारी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कविता, तुम्हारी भूख पूरी नहीं हुई है, पेट में अन्न का निवाला नहीं है, इसलिए तुम्हें चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है। रुको कविता, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वंश बेटा तब तक माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आया। जी पापा। अमित नदी के पास जाता है और वहां नदी से श्राद्ध के फल निकालता है और उन्हें ही कविता को खिलाता है। कविता को फल खाकर अच्छा लगता है। शाम के समय जब वो तीनों यूं ही एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में एक बीमार और थकी हुई गाय दिखाई देती है। लगता है ये गाय भी हमारी तरह भूखी है। माँ पापा, क्यों ना हम इसकी भूख मिटाकर इसकी सेवा करें? वहाँ देखो, घास फूस भी है। हाँ वंश बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खाना देना चाहिए, क्योंकि जब इंसानों को भूख लगती है तभी वो अपनी जुबान से बोलकर मांग लेते हैं, लेकिन इन बेचारे बेजुबान जानवरों को तो वो भी करना नहीं आता। अमित, कविता और वंश तीनों ही उस गाय को चारा देते हैं, जिसे खाने के बाद वो अपने मुंह से सोने के सिक्के उगलने लगती है और ये दृश्य देखकर तीनों चकित रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये गाय तो सोने के सिक्के उगल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक जादुई गाय हूँ और मेरा कितना भी दूध ले लो, मैं दूध देना कभी खत्म नहीं करती। मैं 1 मिनट में पूरी नदी भर जाए इतना दूध दे सकती हूँ। बस तुम्हें मुझे दिन में 2 बार भरपेट चारा देना होगा। सच? ये वाकई में मुमकिन हो सकता है? वाह, ये तो चमत्कार हो गया माँ पापा। अरे वाह, धन्यवाद जादुई गाय, आपका खूब खूब आभार। आपको हम बता भी नहीं सकते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अमित अब उस जादुई गाय के सहारे गांव में एक डेयरी खोलता है और वहां पर दूध के सारे पदार्थ बेचता है। वो कुछ ही दिनों में गांव में मशहूर हो जाता है और अच्छे खासे पैसे कमाकर वो कविता और वंश के साथ रहता है।